Hello everyone, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our second chapter of civics and the name of the chapter is Understanding Secularism. तो बेटे हमने अपने पिछली वीडियो में रीड किया था कि किस तरह से सेकुलरिज्म क्या है, कि जब एक किसी भी कंट्री के लोगों को ये पूरी तरह से फ्रीडम दी जाए कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म। तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पिछली वीडियो में रीड किए थे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 22। यहाँ पे बेटा एक स्टोरी बोर्ड हमें दिया गया है जो कि एक गवर्नमेंट हाई स्कूल का दिखाया जा रहा है और इसमें बताया गया है दैट इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो अपनी रिलीजन से रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ बेसिक जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे बेटे हम जैसा कि स्टोरी बोर्ड में देख सकते हैं, ये सीमापुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल स्कूल में मनाने की सोचते हैं। तो वो अपने टीचर से कहते हैं कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हम उसको स्कूल में मनाना चाहते हैं। तो जो उनके टीचर होते हैं बेटे, उनका ये कहना है कि ऐसा स्कूल में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो स्कूल है वो एक सरकारी स्कूल है और वो किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। और इसीलिए ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में हो सकता है, बट एज अ गवर्नमेंट सेंटर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल होते हैं वो अपनी चार दीवारी के अंदर, अपने उस एरिया के अंदर, अपने प्रीमिसेस के अंदर कोई भी धार्मिक त्यौहार आयोजित नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही जो ज़्यादातर धार्मिक त्यौहार होते हैं उन पर तो सरकारी छुट्टी दी जाती है, तो वो इसीलिए दी जाती है ताकि वो लोग अपने घर पर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकें और ये ना हो कि इस पर्टिकुलर स्कूल में ये फेस्टिवल को प्रमोट किया गया, तो ऐसी बात ना आए, ऐसा इसलिए किया जाता है। तो उन्होंने ऐसा करने से मना किया। तब ये दोनों बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमने तो कभी इस बात पर सोचा ही नहीं था। तो ऐसे ही बेटे हमारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी रीड किया था कि हमें जो गवर्नमेंट स्पेसेस होती हैं जैसे कोर्ट, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, ऑफिसेज, वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस रीड द बिलो पैराग्राफ। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religion equal. तो बेटे यहाँ पे बताया गया है कि जो हमने अभी स्टोरी रीड करी उसमें स्कूल के अंदर किसी भी धार्मिक त्यौहार को मनाना सभी धर्मों के साथ एक तरह से समान वर्ताव करने के लिए जो सरकार ने नीति बना रखी है उसका अपोजिशन होगा, उसका विरोध करना होगा। सो गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बेटे, ना तो वो अपनी मॉर्निंग की जो उनकी प्रेयर होती है, जो भी हम प्रार्थना वगैरह करते हैं, या फिर जो भी उस सेलिब्रेशंस किए जाते हैं उस तरह की कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटीज़ वो नहीं परफॉर्म कर सकते। सो दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ पे बेटे ये मेंशन है कि ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल्स पे अप्लाई नहीं करता, वो ऐसा कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, द सेकेंड वे in which secularism works to present the above domination is through a strategy of non-interference। तो जो दूसरा तरीका है बेटे, जिस तरह से हमारी जो भारतीय सेकुलरिज्म है वो लोगों में जो दबाव रिलीजन की वजह से होता है या रिलीजन की वजह से जो उनके साथ भेदभाव होता है उसको कैसे दूर कर सकती है, बाय अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है कि किसी भी मामले में वो हस्तक्षेप ना करे। जैसे हमने बेटे अपने पिछले वीडियो में रीड किया था कि जो स्टेट की पावर्स होती हैं वो रिलीजन की पावर से डिफरेंट होती हैं, मतलब सभी लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए भी राइट्स मिले हैं और वो दूसरे रिलीजन्स में कन्वर्जन भी कर सकते हैं, तो इन सभी के राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities। तो इसका मतलब क्या है बेटे कि जो सभी धर्मों की जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करने के लिए और जो भी धार्मिक काम किए जाते हैं उनमें दखल न देने के लिए कुछ ऐसे धार्मिक समुदाय
को राज्य की ओर से कुछ विशेष उन्हें छूट मिली हुई है। मतलब कि हम जो अपने जो स्टेट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टेट में जितने भी लोग हैं उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, उनकी रिलीजियस भावनाएं जो हैं उनका रिस्पेक्ट करें, और जो भी वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करने में हेल्प करें। लेकिन कुछ ऐसी छूट भी दी जाती है, जो लॉज बनाए जाते हैं उनमें कुछ ऐसी छूट भी दी जाती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को। जैसे कि नीचे जो हम यहाँ पे स्टोरी देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उनको हेलमेट ना पहनने की छूट दी गई है, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, और पगड़ी जो है वो उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जोड़ता है। तो लेट अस रीड दिस स्टोरी अगेन। A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together। तो जो एक दोस्तों का एक ग्रुप जो था वो स्कूटर नया लेके आए थे, तो उसके लिए राइड के लिए जा रहे थे, मिलकर सैर पर जा रहे थे। तो वहाँ पर एक फ्रेंड दूसरे से पूछता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या तुम्हें दिल्ली के कानून का नहीं पता है कि तुम्हें हेलमेट पहनना ज़रूरी है? तुम पर तो जुर्माना लग जाएगा, फ़ाइन देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो सिख होते हैं उनको पगड़ी जो है वो उनके रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पगड़ी बांधना, और इसीलिए सरकार ने उनको हेलमेट पहनने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती है। वो चाहें तो पहन सकते हैं, नहीं चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर है। तो इस तरह से बेटे आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे हम अपने साथ कोई भी टूल, कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सिख होते हैं वो अपने साथ कटार कैरी करते हैं, एक चाकू टाइप जो होता है उसको कैरी करते हैं। तो वो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी रिलीजन से रिलेटेड है। वो कहीं पे दंगा करने के लिए नहीं ऐसा यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उनके रिलीजन में ऐसा लिखा है कि उनके पास कटार होना ज़रूरी है, जो प्योरली सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो इसलिए बेटे वो उस कटार को कैरी करते हैं। तो इस तरह की छूट सरकार ने दे रखी है। Coming to the below paragraph, in the above storyboard, Paramjit, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagri is central to a Sikh religious practice, and in order to interfere with this allows an exception in the लॉ। तो बेटे हम अगर इस स्टोरी में देखें तो जो सिख युवक है परमजीत, उसने हेलमेट पहनने की उसको ज़रूरत नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इस बात को मान्यता देते हैं कि जो सिख धर्म की प्रथाएं हैं उसके अनुसार वो पगड़ी पहनना उनके लिए ज़रूरी है। तो इस बात के लिए वो कोई भी दखलंदाजी स्टेट हमारे रिलीजन से नहीं करता है। अगर वो चाहें कि पगड़ी पहनना है, उनको हेलमेट नहीं पहनना है, तो वो उनको ऐसा अलाउ करते हैं। The third way in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention। अब बेटे थर्ड जो पॉइंट आता है यहाँ पे वो क्या है कि किसी भी डोमिनेशन से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है वो कैसे वर्क करता है? इंटरवेंशन की स्ट्रेटजी से। इंटरवेंशन का मतलब क्या है? हस्तक्षेप करना। तो बेटे अब आप कहेंगे कि मैम पहले तो आप ये कह रहे थे कि हस्तक्षेप नहीं करना, अब आप कह रहे हैं हस्तक्षेप करना है। तो बेटे ये दोनों ही बातें अलग हैं। हस्तक्षेप नहीं करना तो वो कहाँ पे? जहाँ पर लोगों के जो जो सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह पर स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर रिलीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, सोसाइटी में कोई भेदभाव होता है या सोसाइटी में कोई दंगा होता है, तो उस टाइम पे हमारी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताया गया है वो ये है। इसका एग्जाम्पल हम रीड करते हैं। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। तो बेटे हमने इस चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में रीड किया है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजन, अपर कास्ट हिंदूज, डोमिनेट अदर मेंबर्स, सम लोअर कास्ट विद इन इट। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans
अनटचेबिलिटी। तो बेटे अगर हम अनटचेबिलिटी का एग्जांपल लें तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अपर कास्ट के हिंदूज होते थे वो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको अनटचेबल मानते थे। तो लोगों को ऐसे बहिष्कार से बचाने के लिए, एक्सक्लूजन क्या होता है, उनको ऐसे बहिष्कार से बचाने के लिए या भेदभाव से बचाने के लिए भारतीय संविधान जो है उन्होंने अनटचेबिलिटी पर रोक लगा दी। तो ये क्या है बेटे, यहाँ पे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनको इनके जो रिलीजियस रूल्स थे उनमें उनको अपना योगदान देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी जो भावनाएं होती हैं वो लोगों को डोमिनेट करती हैं। So Indian constitution bans untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. तो बेटे यहाँ पे सरकार को क्यों उसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ा? क्योंकि जो राज्य है वो धर्म के नाम पे लोगों को अलग थलग करने या फिर भेदभाव करने के लिए बढ़ावा नहीं दे सकता है। जो भी प्रथा ऐसी बनाई जाएगी जो लोगों को डिफरेंशिएट करेगी या उनके साथ भेदभाव करेगी, तो उस प्रथा को मिटाने का जो दायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? सरकार की है। तो सरकार उसमें दखलंदाजी कर सकती है या हमारा राज्य उसमें दखलंदाजी कर सकता है। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. ऐसे ही बेटे हमारे देश में कुछ ऐसे भी लॉज हैं कि जो माँ बाप की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सभी बच्चों में उसका जो हक है वो सभी को बराबर मिले। तो वैसे तो ये भाई उनका पर्सनल मामला है ना, किसी भी पेरेंट्स का पर्सनल मामला है कि वो किसको दे, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टेट है वो उसमें दखलंदाजी या हमारे जो कानून है वो उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं क्योंकि उससे किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। सो द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। कई बार क्या होता है बेटे कि ये जो हस्तक्षेप होता है सरकार का या स्टेट का वो एक तरह से सपोर्ट के फॉर्म में भी होता है। मतलब सरकार जो है वो हस्तक्षेप किस लिए करती है? ताकि वो इन लोगों को हेल्प कर सके। The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. कई बार क्या होता है बेटे कि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं उनकी जो दखलंदाजी है वो मदद का काम भी करती है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी धार्मिक ग्रुप्स हैं उनको अपने स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने का भी अधिकार देते हैं। जैसे जो क्रिश्चियंस हैं उनको मिशनरीज़ खोलने का राइट दिया जाता है। ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी अपना पर्टिकुलर स्कूल खोल सकते हैं जिसको मदरसे बोला जाता है। तो इस तरह से स्कूल खोलने का अधिकार उनको दिया जाता है। और ऐसे ही बेटे इस आधार पर कई बार सरकार जो है वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कम्युनिटीज़ को देती है। तो हम यहाँ से ये रीड कर रहे हैं कि किस तरह से स्टेट जो है वो कुछ मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है और कुछ मामलों में वो इन रिलीजन्स की हेल्प भी करता है और लोगों को परेशान होने से भी बचाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अब हम ये रीड करेंगे बेटे कि किस तरह से जो भारत में सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है वो संसार में जो दूसरे लोकतांत्रिक देश हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो चलिए रीड करते हैं। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world। तो बेटे यहाँ पे जो हमने उद्देश्य रीड किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रीड किए हैं, तो विश्व में जो बाकी सेकुलर कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी सिमिलर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting and establishment of religion और that prohibit the free exercise of religion। तो बेटे अमेरिकी संविधान जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान था, उसमें जो पहला संशोधन किया गया था, संशोधन या अमेंडमेंट हम बोल सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो सुधार किए जाते हैं टाइम टू टाइम बेटे, जैसे हमारी नीड होती है वैसे हम चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो सुधार किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो ऐसा जो पहली बार जो सुधार किया गया था US कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें ये रोक लगाई गई थी
लेजिस्लेचर पर कि कोई ऐसा कानून बनाने से मना कर दिया गया था उनको जो कि धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता हो या फिर जो रिलीजियस जो लोग हैं उनकी आज़ादी को रोकता हो। तो ऐसा कोई भी वो रूल नहीं बनाएंगे, ऐसा अमेंडमेंट किया गया था। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion एज द ऑफिशियल रिलीजन। तो इसका मतलब क्या है बेटे, क्या चेंज किया गया था कि जो लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब कि जो रूल्स बनाते हैं, जो लोग जो लीडर्स होते हैं हमारे, तो वो कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। और इसी का एग्जाम्पल जैसे बेटे हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, लेकिन उन्होंने एक नया रूल बनाया कि अब से धर्म को, किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। जैसे भारत में लोग अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं वैसे वहाँ पर भी कर सकते हैं। Nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। तो अगर बेटे यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो संविधान बनाया गया, जो सुधार किया गया उस संविधान में, तो उसका मीनिंग क्या था कि ना तो कोई भी राज्य धर्म के जो सेंटिमेंट्स हैं उनमें हस्तक्षेप करेगा और ना ही जो धर्म है वो राज्य के किसी कामों में हस्तक्षेप करेगा। तो ये उसमें बताया गया है। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America। अब आपको ये लग रहा होगा कि सेम चीज़ें हैं, फिर डिफरेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो बेटे हम इस पैराग्राफ में रीड करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा सेकुलरिज्म है और जो अमेरिकन जो सेकुलरिज्म है उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है। वो कैसे हैं हम समझ रहे हैं कि this is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs। तो बेटे जैसे अमेरिका में हमने रीड किया, भारत में भी ऐसे ही है कि स्टेट की पावर्स अलग है और रिलीजन की पावर अलग है। तो आपको लगेगा कि ये तो दोनों सेम हो गए, लेकिन बेटे भारत में जो एक बहुत अच्छा स्टेप ले रखा है वो क्या है कि अगर कहीं पे सेकुलरिज्म की वजह से भारत में किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या किसी के साथ दबाव, डोमिनेशन किया जा रहा है, किसी को डोमिनेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारी जो राज्य है या हमारी जो सरकार है वो हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी रूल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो यू हैव रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability। तो बेटे जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने किस तरह से अनटचेबिलिटी के खिलाफ हस्तक्षेप किया था ताकि जो लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार ना हो। सो इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस विस रिलीजन। तो यहाँ पे क्या बताया बेटा कि वैसे तो जो इंडियन सेकुलरिज्म है, हालांकि उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो पूरी तरह से रिलीजन से अलग है, लेकिन वो कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है जो कि रिलीजन पे बेस्ड हैं। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका पूरी तरह से मीनिंग क्या है कि कोई भी बेटे स्टेप लिया जाता है स्टेट के द्वारा तो कुछ ऐसे आदर्श हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है सेकुलरिज्म के नाम पे या किसी को किसी पर दबाव बनाया जाता है तो वहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो स्ट्रिक्टली कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है। These idols served as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles। तो बेटे इसका मतलब क्या है कि जो संविधान में आदर्श दिए गए हैं वो उनके आधार पर राज्य जो है वो किसी भी धर्म के मामलों में दखलंदाजी कर सकता है और इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारा जो राज्य है वो कैसे सिद्धांतों को, कैसे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता लगता है। The Indian state is secular
एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। तो हम बेटे यहाँ से हमें पूरे चैप्टर में जो हमने रीड किया उससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है या हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है और वो अलग अलग तरीक़ों से रिलीजियस डोमिनेशन जो होती है या लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसको रोकने में हेल्प करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रोवाइड करता है जिससे कि उनको ये विश्वास होता है कि उनके पास जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वो कोई भी उनके साथ अगर भेदभाव होता है तो वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitution mechanism to prevent them फ्रॉम हैपनिंग। तो ऐसा नहीं है बेटे कि हमारे भारतीय संविधान में इतना सारे रूल्स दे रखे हैं तो हमारे समाज में अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो उल्लंघन होते हैं इसी की वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी पॉलिसीज़ लागू की गई हैं, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे कि लोगों को न्याय दिया जा सके। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place। तो बेटे ऐसे अधिकारों की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं हमें इतना सेंसिटिव बनाते, इतना संवेदनशील बनाते हैं कि अगर हमारे राइट्स का कोई वायलेशन करता है, अगर कोई हमारे राइट्स का उल्लंघन करता है तो हम इसके अगेंस्ट में सही कदम उठा सकें। तो ये पावर हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सो बेटे लास्ट में यहाँ पे जो पैराग्राफ ब्लू कलर का आप देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया है कि फरवरी 2004 में फ्रांस ने कुछ नियम लागू किए थे, कानून लागू किए थे जिसके अकॉर्डिंग ये प्रावधान बनाया गया था कि जितने भी रिलीजियस लोग हैं जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो बुर्का या टोपी या ईसाई क्रॉस जैसे जो भी चिन्ह होते हैं ऐसी चीज़ों को वो पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे। तो ऐसा उन्होंने बताया था क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से आ रहे थे, क्योंकि बेटे फ्रांस में जब लेबर की ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीज़ा प्रोवाइड किया गया था ताकि वो दूसरी कंट्रीज़ से आके फ्रांस में वर्क कर सकें। और इसी वजह से उनको ये सभी अपनी कंट्री में तो उन्होंने अलाउ कर लिया, लेकिन बाद में बेटे क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज से आए थे, वो अपने रिलीजन्स को फॉलो कर रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज़ को पहनने से ये क्लियर ना हो कि उसको वो इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा है। जैसे कि जो बुर्का है या स्कार्फ है, कुछ ऐसी भी चीज़ जिनसे डायरेक्ट ये पता लगे कि ये व्यक्ति इस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे जो सिम्बल्स हैं उनको पहनने से मना किया गया। और इसी वजह से बेटे जिन लोगों ने इसको फॉलो करना बंद नहीं किया, ऐसे बहुत सारे बच्चों को स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया उस टाइम पे। तो ये 2004 में ये रूल पास किया गया था। सो हेयर बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट chapter in our next video. Till then, take care and have a nice day.